दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर जहां पर हम लास्ट 1 वीक के अंदर जो भी कुछ इकोनॉमी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम जहां जहां आपके ऊपर कुछ उनका स्टैटिक लिंकेज होगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलूंगा। देखिए अभी न्यूज़ के अंदर ना WPI था पिछले दिनों के अंदर। दरअसल में अगर मैं बात करूं आप नोटिस कर पाओगे कि मार्च महीने का डेटा हमारे सामने आया है। देखो ये डेटा वगैरह सामने आता ही रहता है और ये नंबर्स हमें बिल्कुल भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब एग्जाम आएगा तो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया रख लेंगे और मेंस के अंदर भी कहीं पे अगर कोट करना होगा तो वो लेटेस्ट डेटा हमें कोट करना पड़ेगा। पर यहाँ पर ना WPI के करंट एस्पेक्ट या नंबर्स के मुकाबले उसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो हमें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बल्कि मैं तो आपको ना WPI और CPI के बीच का कंपैरिजन ही बता दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लगता रहे। देखिए बात दरअसल में क्या हो रही है, बात हो रही है महंगाई की यानी कि इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन को मेजर करने की बात हो रही है कि महंगाई को मेजर करना है। ठीक है, पर कहाँ पे मेजर किया जाए? राइट, क्या हम चाहते हैं कि कस्टमर या कंज्यूमर लेवल के ऊपर इसको महंगाई को मेजर करना है या फिर ऑन द अदर हैंड हमें होलसेल लेवल के ऊपर देखना है? क्योंकि आप नोटिस करो ना, जब हम बात करते हैं एक पूरी चेन की, सप्लाई चेन की, तो आप नोटिस कर रहे हो कि एक तो चलो हमारे पास हो गया मैन्युफैक्चरर जिसने सामान को बनाया, फिर कहीं ना कहीं वो जाता है आपके होलसेलर लेवल के ऊपर। राइट, फिर जाता है वो आपके रिटेलर के ऊपर जो दुकान होती है आपकी, एंड लास्टली आप जाते हो आपके कस्टमर या कंज्यूमर के ऊपर आप जा सकते हो। अब अगर तो हम देखते हैं कि महंगाई का किस तरह से लेवल बदल रहा है एट द कंज्यूमर लेवल, तो हम थोड़ा CPI की तरफ देखने लग जाते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरफ। एंड सिमिलरली होलसेल लेवल के ऊपर जो बल्क के ऊपर चीज़ें बिक रही हैं या फिर ट्रेड हो रही हैं, उनको अगर हम प्राइसेस के अंदर बदलाव को देखेंगे तो वो हमें होलसेल प्राइस इंडेक्स बता देगा। तो पहला बदलाव क्या है दोनों के अंदर, पहला चेंज क्या है कि WPI की बात करें तो इट मेजर्स चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क बाय होलसेल बिजनेस। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, यहाँ बात करी जाती है किसकी, आपके रिटेल बायर के पर्सपेक्टिव से प्राइस चेंज को समझा जाता है। साथ में ही आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होती है वो यहाँ पर WPI को निकालती है। एंड अगर मैं आपको थोड़ा और इसके डिटेल में बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ना आप जानते हो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। उनमें से एक डिपार्टमेंट है DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसके अंतर्गत ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो आता है वो यहाँ पर WPI को रिलीज करता है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ CPI की, तो यहाँ पर हमें NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको रिलीज करता हुआ देखने को मिल जाएगा। 2011-12 इज द बेस ईयर फॉर WPI। ऑन द अदर हैंड 2012 इज द बेस ईयर फॉर CPI। साथ में जैसे मैंने आपको बताया ही क्या क्या चेंजेस ये देखते हैं वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया। और जब हम बात करते हैं ना RBI आज के समय क्या यूज करता है इन्फ्लेशन का मेजर, दैट इज विद रिगार्ड्स टू आपका CPI या फिर रिटेल इन्फ्लेशन। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि UPSC ने इसके रिगार्डिंग पहले भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं हमसे। थोड़ा और चलते हैं। अब आप जानते होंगे कि देखो WPI बास्केट के अंदर पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कंसीडर किया जाता है, सर्विसेज यहाँ पे एक्सक्लूड कर दी जाती है, दिस डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज। तो बेसिक प्राइस देखे जाते हैं, टैक्सेस हो गया या बाकी और चीजें इनके अंदर अकाउंट में नहीं ली जाती। और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं WPI बास्केट के, एक तो आपका हो गया मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है लगभग 65%। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर आपके प्राइमरी आर्टिकल आ जाते हैं एंड फिर लास्ट में आ जाता है आपका फ्यूल एंड पावर। तो ये जो नंबर हमें WPI इन्फ्लेशन बढ़ती है इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखो मेजर चीज तो जैसे मैं आपको बताता हूँ ना कि कोई भी चीज का दाम बढ़ता है कहीं ना कहीं उसके साथ जो लिंक्ड होता है वो होता है सप्लाई और डिमांड का मसला। किसी चीज की क्या सप्लाई है, उसकी डिमांड कैसे है, उस हिसाब से उस चीजों का बदलाव, उसके दाम ऊपर नीचे हो सकते हैं। सिमिलरली आपकी सरकार की जो पॉलिसीज होती हैं उसके हिसाब से भी चेंजेस आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ मान लो किसी चीज को बनाने की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाना। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, किसी कैंडिडेट ने मेरे से पिछले वीक भी ये पूछा था कि सर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का इन्फ्लेशन के साथ क्या लिंक हो सकता है। देखो लिंक बहुत ही सिंपल सा है। मान लो आप बाहर से दूसरी कंट्री से कुछ क्रूड ऑयल मंगा रहे हो, राइट। अब अगर मान लो ये क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट क्या हमारी इकोनॉमी के ऊपर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। एंड साथ ही साथ अगर मान लो आपकी फ्लक्चुएशन आती रहती है, $1 आपका कितने का आता है, क्या 80 का है या 100 का है, जैसे जैसे मान लो ये अगर मान लो रुपया आपका डेप्रिशिएट करता जाएगा तो उस केस में वी नीड टू पे मोर इन ऑर्डर टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ वट एवर वी आर इम्पोर्टिंग। तो उस केस में भी क्या होता है,
एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का आपकी महंगाई के ऊपर इम्पैक्ट आता ही है। बाकी इसके अलावा भी देखो नेचुरल डिजास्टर होना या और भी बहुत सारे कारण आप यहाँ पे पढ़ सकते हो जिनकी वजह से WPI के अंदर हमें बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे विद रिगार्ड्स टू होलसेल प्राइस इंडेक्स जो आपको पता होने चाहिए। अब इसको देखो बहुत सारे आपके पॉलिसी मेकर्स, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स काफ़ी क्लोजली देखते रहते हैं कि ताकि पता लगता रहे कि महंगाई कैसे कैसे चीज़ें बदल रही हैं एट द होलसेल लेवल एंड इसका ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये महंगाई ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट वहाँ पे ज़्यादा होंगे। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे तो लोगों के हाथ में पैसा मुश्किल से आएगा, उनके हाथ में उतना पैसा नहीं होगा एंड जिस वजह से वो कहीं ना कहीं खर्च करने से चीज़ों को डरेंगे एंड जिस वजह से क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो एक डिक्रीज देखने को मिल जाती है। साथ में जैसे मैं आपको बता भी रहा था, परचेजिंग पावर कंज्यूमर्स की थोड़ी कम हो जाती है, एक्सपोर्ट्स हमारे कम कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं क्योंकि आप जानते हो अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो उस वजह से क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। महंगे हो जाएंगे तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर महंगे प्रोडक्ट्स शायद कोई खरीदेगा नहीं, जिस वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स का हमें लॉस हो सकता है। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि WPI का हमारा जानना हमारे लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आपके इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव की हमें PDF कहाँ पे मिल सकती है। तो देखो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर PW, इसके अंदर मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और भी बहुत इंपॉर्टेंट जो कंटेंट होता है या कुछ आपके लिए कुछ और मटेरियल होता है वो यहाँ पर मैं इस टेलीग्राम चैनल पे भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज SFB यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखो अभी क्या हुआ था ना, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के द्वारा RBI के सामने एक रिक्वेस्ट रखी गई कि सर जैसे ये हमारे नाम में स्मॉल फाइनेंस आता है ना, आप इस स्मॉल फाइनेंस को हटा दीजिए। जैसे यहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिखा हुआ है तो इनकी रिक्वेस्ट थी कि भैया हमारा नाम AU बैंक ही कर दो, ये स्मॉल फाइनेंस बीच में से हटा दो। पर RBI ने क्या किया, RBI ने इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया है, RBI ने इस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया है। तो थोड़ा सा हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में पढ़ना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली आर SFBs। देखो अगर मैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री में जाऊं ना तो 2009 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी 100 स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, दरअसल में डॉक्टर रघुराम राजन कमेटी, जो कि बाद में डॉक्टर रघुराम राजन बाद में RBI के गवर्नर भी बने, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स करके एक कमेटी बनी थी। उन्होंने यहाँ पे रिकमेंड की थी कि हमारे पास ना यहाँ पे इस तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होने चाहिए। अब काम क्या होता है इन बैंक्स का, देखो ये स्पेशलाइज्ड बैंक्स होते हैं, होते बाकी बैंक्स की तरह ही हैं, पर यहाँ पे नोटिस करो कि इनका जो पर्पस रहता है ना वो मेजर फोकस रहता है कि जो आपके अंडर सर्व्ड है और अनसर्व्ड पॉपुलेशन सेगमेंट्स हैं, जैसे मान लो छोटे बिजनेस यूनिट हो गया, माइक्रो स्मॉल बिजनेस हो गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज हो गया, उनकी नीड्स को कहीं ना कहीं अच्छे से मीट किया जा पाए, उस वजह से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को स्टार्ट करने का यहाँ पे कोशिश थी। प्लस एट द सेम टाइम आप जानते होंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, उसके अंदर ये मदद करते हैं, आपके छोटे किसानों को मदद करते हैं, आपकी छोटी एंटरप्राइज हो गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उनको डिफरेंट डिफरेंट तरह की मदद करती है। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मेजर फोकस इनका डेफिनेटली इस चीज के ऊपर है, पर ऐसा नहीं है कि बस इतना ही काम है, नहीं, इनके कहीं ना कहीं जो फंक्शन है वो सभी सेक्टर्स के अक्रॉस एक्सटेंड होते हैं, पर इनका मेजर फोकस आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो बाकी चीजें मैंने आपको बताई उसके रिगार्डिंग रहता है। इसके प्रमोटर्स की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशन, ट्रस्ट, सोसाइटीज, सब यहाँ पे इसके प्रमोटर हो सकते हैं। लीगल स्ट्रक्चर जो है वो आप जानते हो कि इसको सुपरवाइज कौन करता है, RBI एक्ट ऑफ 1934 के अंदर, एंड कहीं ना कहीं ये फॉर्म्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर लाइसेंसिंग इनको यहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोग नोटिस करते हो रीजनल रूरल बैंक्स हो गया, लोकल एरिया बैंक्स हो गया, इनके ऊपर कुछ जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कहाँ पे आपने खोलना है, कहाँ पे नहीं खोलना, पर स्मॉल फाइनेंस बैंक के केसेस में यहाँ पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, एंड इनकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है दैट इज 100 करोड़। बाकी डेफिनेटली CRR हो गया, SLR हो गया, उनको तो इनको मीट करना ही होता है, एंड इनके लिए 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म है कि जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, आपका MSME हो गया, आपका हाउसिंग हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट प्राइमरी जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं इनके लिए यहाँ पे इनको 75% इनके लिए एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट डेफिनेटली प्रोवाइड करना ही पड़ता है। बाकी साथ में बात करें तो 25% जो कम से कम ब्रांचेस होंगी वो अनबैंक्ड रूरल एरियाज के अंदर होंगी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो वैसे तो मैंने जो बात कही है कि दे कैन ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रिक्शन, पर जो रिस्ट्रिक्शन ये है कि 25% कम से कम ब्रांचेस डेफिनेटली अनबैंक्ड रूरल एरियाज के अंदर होनी चाहिए। बाकी 50% जो लोन पोर्टफोलियो होगा
वो अप टू 25 lakhs तक का होना चाहिए। बाकी ओवर द टाइम दे कैन ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू अदर बैंक्स, बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड लोकल बैंक्स, वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। एंड आगे जाके आपके जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वो फुल बैंक्स के अंदर भी कन्वर्ट यहाँ पे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2019 के अंदर ऑन टैप लाइसेंसिंग को आरबीआई ने इंप्लीमेंट किया था, जिसका अर्थ ये है कि अगर मान लो किसी को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना है ना, तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई एक एप्लीकेशन लेके आएगा कि अब आप कर सकते हो। जैसे आप लोग यूपीएससी का अपना एग्जाम देते हो ना, यूपीएससी एग्जाम में क्या होता है, यूपीएससी एग्जाम में होता यह है कि आपका जो यूपीएससी होता है वो बोलता है कि यार इतनी तारीख से, मान लो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आप अपना आवेदन लेकर आ सकते हो, आप अपना इसको रजिस्टर कर सकते हो, उसी ड्यूरेशन के टाइम के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। पर यहाँ पे बैंकों के केस में स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर हो गया है ऑन टैप लाइसेंसिंग आज के समय। अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई ओपन करेगा कुछ ऐसा रजिस्ट्रेशन, नहीं, जब किसी का मन करेगा बैंक खोलने का वो डायरेक्टली जाके आरबीआई के पास बैंक खोल सकता है। तो दिस इज विद रिगार्ड्स टू स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज आधारशिला करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर 3 to 6 years ओल्ड। देखो एजुकेशन भी हमारे इकोनॉमी का ही डेफिनेटिंग पॉइंट पार्ट बन जाता है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ जो पढ़नी है दैट इज विद रिगार्ड्स टू 3 to 6 year ओल्ड। अब देखो मैंने आपको कई बार इसके अंदर बताया भी है कि जब हम बात करते हैं पहले 3 साल की 0 to 3 years, एक बच्चे का काफ़ी ज़्यादा विकास उसी समय के अंदर हो जाता है। प्लस इसके बाद जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर की तरह काम करती है, एक बेस बनाने के अंदर एक बहुत अच्छा बेस बच्चों का बन जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने क्या किया है, नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 2024 यहाँ पे रिलीज किया है, जिसका टाइटल क्या है, आधारशिला। अब इस आधारशिला के मतलब के माध्यम से ना 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर हम कैसे रीडिंग और मैथ स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो कि बच्चे आंगनवाड़ी के अंदर पढ़ रहे हैं तो कैसे उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए आधारशिला करिकुलम को रिलीज किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जैसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर लिखा गया था उसी के लाइंस के अंदर ये वर्क करता है। टोटली एक 48 वीक का करिकुलम है, 3 साल के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जहां पर अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग के जो 4 हफ्ते होंगे वहां पर फोकस होगा प्ले एक्टिविटीज के ऊपर, आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज के ऊपर, ताकि बच्चों को घर से लेकर आंगनवाड़ी सेंटर के बीच में जब वो ट्रांजिशन होते हैं तो अचानक से बदलाव बहुत ज्यादा उनको फील ना हो। फिर अगले जो 36 हफ्ते होंगे वहां फोकस किया जाएगा फ्री प्ले हो गया, कॉन्वर्सेशन हो गया, क्रिएटिव एक्टिविटीज, स्टोरी टेलिंग, आर्ट, एक्सपीरियंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करना, कॉन्फ्लिक्ट आपस में कई बार लड़ाई वगैरह हो जाए तो उसको हम कैसे फोकस कर सकते हैं, ये स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उनको बताया जाएगा। साथ में मिलजुल कर दोस्तों के साथ कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें इनको बताई जाएंगी। एट द सेम टाइम लर्निंग कंटेंट के अंदर भी चीज़ें होंगी, उनको बॉडी पार्ट्स हो गया, सेंसेस, नंबर्स, कलर्स, शेप, ये सारे अलग अलग चीज़ें उनको यहाँ पे बेसिक काउंटिंग के साथ साथ सिखाई जाएंगी। तो ये है ओवरऑल पूरा फ्रेमवर्क इनके अंदर, जहाँ पर ना बच्चों की सिर्फ फिजिकल ही नहीं, इसके साथ ही उनकी इमोशनल, उनकी सोशल और उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारी अलग अलग तरह की डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है एक स्ट्रक्चर्ड माध्यम के अंदर। ठीक है ना, तो यानी कि ये 4 हफ्ते भी हैं, ये बीच में ये आपके वीक्स हो गए, एंड आपके जो बाकी जो वीक्स होंगे उनके अंदर भी फोकस यही है कि प्रीवियस लेसन्स को हम रिविजिट करें एंड कहीं ना कहीं उस हिसाब से यहाँ पे वर्क करें। तो आप ध्यान रखिएगा, आधारशिला का अर्थ आप यहाँ पे समझ गए हैं, तो जिस तरह से आप फिर आगे ट्रांजिशन करेंगे तो बहुत अच्छे से बच्चों का ऑलरेडी डेवलपमेंट हो रखा होगा। ये जो बात कर रहे थे हम नेशनल फ्रेमवर्क फॉर प्री स्कूल एजुकेशन की, यहाँ पर जो स्टेट्स वगैरह हैं उनको यहाँ पे हेल्प की जाएगी, स्टेट्स को गाइड किया जाएगा नेशनल फ्रेमवर्क के माध्यम से, ताकि जो भी चैलेंजेस फेस हो रहे हैं वो यहाँ पे प्रॉपरली टेकअप किए जा पाए। ऑलरेडी अगर हम बात करें ना तो ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन भी हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन, पढ़ाई होता है एजुकेशन, तो ये चीज़ें भी के माध्यम से आपके जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह ऑलरेडी प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है, तो उन प्रोग्राम्स के साथ साथ इनको भी यहाँ पे इंटीग्रेट किया जा पाएगा ताकि बच्चों का कंप्लीट विकास, एक पूर्ण रूप से यहाँ पे विकास हो पाए। दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज सीबीडीसीआर या फिर सीबीडीसी रिटेल। देखो जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि एक होता है होलसेल वाली चीज़ और यहाँ पर एक चीज़ होता है आपका रिटेलर वाली चीज़। तो यहाँ पर ना आरबीआई ने क्या बोला है, आरबीआई ने बोला है कि जो सीबीडीसी रिटेल है ना इसको हम एक्सेसिबल बनाएंगे टू अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन बाय अलाउइंग नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स की वो भी सीबीडीसी वॉलेट्स को यहाँ पे ऑफर कर पाए।
मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि पहले आखिर ये सीबीडीसी होता क्या है। देखो, आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सुना हुआ है। बिल्कुल सर, क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी जैसे आपका बिटकॉइन हो गया, राइट। अब देखो, बिटकॉइन वगैरह के पीछे आप जानते होंगे कि बहुत आपका अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी आपको इसके तरफ से मतलब यूजेजेस का देखने को मिल जाता है। प्लस एट द सेम टाइम ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, इसके ऊपर किसी सिंगल पार्टी का कंट्रोल नहीं होता। पर एट द सेम टाइम बिटकॉइन के रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज भी हैं। जैसे बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, एंड क्योंकि इसका ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, ये काफ़ी अनोनिमस हो जाता है, तो काफ़ी गलत गलत पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर यही सारे इश्यूज को हम सॉल्व करने की कोशिश करें, आप पूछेंगे सर वो कैसे? अगर मान लीजिए सेंट्रल बैंक ही इसकी वैल्यू को यहाँ पे फिक्स करे, एंड कहीं ना कहीं कंट्री की जो भी फिएट करेंसी है, जैसे इंडिया में रुपी है, उसके इक्वलेंट हम कर दिया जाए, तो इसी चीज़ को हम क्या बोल देंगे? इस चीज़ को बोल देंगे हम सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसको इशू कौन करेगा? अरे नाम में ही जब सेंट्रल बैंक आ गया, तो इसको इशू कोई और नहीं बल्कि कंट्री का सेंट्रल बैंक ही यहाँ पे इशू करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ई रुपी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो फाइनेंस एक्ट 2022 ने अमेंड किया आरबीआई एक्ट को, जिसके माध्यम से आरबीआई एम्पावर हुआ ताकि इसको यहाँ पे इशू कर पाए। इस तरह की फिजिकल एंड डिजिटल करेंसी को यहाँ पे अब इशू किया जा सकता है, तो डेफिनेशन को बदलाव किया गया है। दो तरह की आपको सीबीडीसी देखने को मिल जाएगी, एक है रिटेल लेवल के ऊपर जो कहीं ना कहीं आम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक है होलसेल लेवल के ऊपर जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे या फिर सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक और एनबीएफसी जिसको यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट अभी के लिए जैसे ये पायलट प्रोजेक्ट में थोड़ा चल रहा है, बेसिक स्टेजेस पे काफ़ी हद तक हो भी गई हैं, तो धीरे धीरे इसको आगे भी और कैसे इसका अडॉप्शन रेट हम इंक्रीज कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान से फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको डेफिनेटली ये क्या है? एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर एक ऐसा चीज़ होती है जो कहीं ना कहीं सामने वाला अंडर ऑब्लिगेशन है, उसको पेमेंट एक्सेप्ट उसकी करनी ही पड़ेगी। मान लीजिए अगर आप चाय पीने गए, तो चाय पीने वाले जिसने आपने चाय पिलाई वो मना नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर करेंसी को एक्सेप्ट करने से। इस चीज़ को बोलते हैं लीगल टेंडर। द अदर पर्सन इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट इट एज अ पेमेंट ऑफ हिज क्लेम। बाकी नोटिस करोगे आप, जैसे आप क्यूआर कोड्स वगैरह पे पेमेंट करते हो, तो अब वो पेमेंट वगैरह आप सीबीडीसी के थ्रू भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को यहाँ पे कवर किया गया है। बाकी यहाँ पे कोशिश यही है कि कैसे आपकी एक्चुअल कैश के सिमिलर ही अच्छे से ट्रस्ट और सेफ्टी उसके रिगार्डिंग हम डेवलप कर पाएँ। अब और बहुत सारी सिटीज़ के अंदर कवरेज करी जा रही है। पहले 4 सिटीज़ थी, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, भुवनेश्वर। फिर आरबीआई ने 8 बैंक्स को और बनाया है इस पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस तरह से सीबीडीसीआर इज़ वर्किंग इन अ सिमिलर मैनर। सीबीडीसीडब्ल्यू यानी कि होलसेल, जैसा मैंने बताया कि बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स हो गया या फिर बैंक्स वगैरह इसको यूज़ करते हैं ताकि कहीं ना कहीं जैसे इंटर बैंक मार्केट एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जा सके। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। आज का कुछ मैंने आपको लास्ट वीक ना कुछ आपको होमवर्क दिया था, उन क्वेश्चंस को भी एक बार हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर लेते हैं। एक मैंने आपको होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू आपका स्टेरिलाइजेशन। देखो, बहुत बार जब मैंने आपको स्टैटिक पोर्शंस पढ़ाए हैं उसके अंदर मैंने आपको स्टेरिलाइजेशन के बारे में बताया भी था। तो दरअसल में ना जब हम बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन की, इसका जो लिंकेज है वो आपका लिंकेज बनता है आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस के साथ। ठीक है ना, कोशिश इसमें ये की जाती है कि करेंसी का एप्रिसिएशन हो गया या इन्फ्लेशन हो गया, उसके कहीं ना कहीं अगर जो इश्यूज आते हैं उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं ओएमओ के साथ ही लिंक करता है आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ ही। तो पहला ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक मैंने आपको और होमवर्क दिया था कि इन सभी में से जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो कैपिटल मार्केट्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जैसे आप पहले ना ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखो, यहाँ पर उसने नाम में ही लिख दिया क्या? मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट। जब साफ साफ उसने क्लियरली मेंशन कर ही दिया है, तो कैसे यहाँ पर ये कैपिटल मार्केट का पास हो सकता है? तो सेकंड तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर जब हम बात करते हैं ट्रेजरी बिल्स की, तो आप जानते हो ये तो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, राइट। एंड इस वजह से किसका पार्ट हो जाते हैं? ये मनी मार्केट का पार्ट हो जाते हैं। तो सेकंड और थर्ड तो पक्का ही गलत है। स्टॉक मार्केट डेफिनेटली इसका रेगुलेटर आप जानते हो, सेबी यहाँ पे इसको रेगुलेट करता है। एंड इन अ सिमिलर मैनर जो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट होती है, ये आपके भी तो उसी के अंतर्गत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंडर ही यहाँ पे आते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 4 ये दोनों आपके कैपिटल मार्केट का पार्ट है, पर आपके जो बाकी दो थे वो आपके आपके मनी मार्केट का पार्ट है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज द राइट आंसर।
आज का आपका होमवर्क रहेगा, एक तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा भी दिया है तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। एंड दूसरा होमवर्क भी आपका सीपीआई डब्ल्यूपीआई के रिगार्डिंग रहेगा, तो इसका आंसर भी मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, आपको इस पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।